मुश्किलों से जो यहाँ डर जाते हैं, यूं समझ लो जीते जी मर जाते हैं। इम्तिहान तो जिंदगी का नाम है, हर कदम पर बस यही पैगाम है, यही पैगाम है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विद आर्यन सर में। आज आप लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और ये बने कैसे होते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक के रासायनिक सूत्र इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे। तो कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग को हम लोग समूह या मूलक कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, एल्किल मूलक प्लस क्रियात्मक समूह इक्वल कार्बनिक यौगिक, यानी कि एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह मिलाकर के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यानी हमें अगर कार्बनिक यौगिक बनाना है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना है, तो एल्किल मूलक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और क्रियात्मक समूह के बारे में, बस इतना ही काफ़ी है ना। तो एल्किल मूलक क्या होता है ये जान लेते हैं। किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से एल्किल मूलक प्राप्त होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। देखिए, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करना है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन से कार्बन परमाणु, यानी जब हम हाइड्रोकार्बन की संरचना बनाते हैं तो उसमें कार्बन से कार्बन परमाणु अगर एकल बंध द्वारा जुड़ा हो तो वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर उसके अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाए तो एल्किल मूलक प्राप्त होता है, और इसका सूत्र होता है CnH2n+1। और एल्किल को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे N जो है CnH2n+1 में जो N है वो कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, एल्किल मूलक यौगिकों के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो एल्किल मूलक है वो यौगिकों के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करेगा और यौगिकों के रासायनिक गुण क्रियात्मक समूह पर निर्भर करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि क्रियात्मक समूह क्या है। यह यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिकों के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, एल्किल मूलक को हम लोग R से दर्शाते हैं और इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1। तो इस सूत्र में अगर n बराबर 1 रखा जाए तो CH3 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे C1, n की जगह पे 1 रखेंगे, H2 × 1+1 यानी कि 2 × 2 1 3, तो CH3 प्राप्त होगा। और n बराबर 2 रखने से ये प्राप्त होगा। इस सूत्र के कहने का मतलब है कि C जितना होगा H उसका दोगुना करके 1 जोड़ दीजिए, यानी C 1 है तो यह 1 का दोगुना होता है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। ठीक, अगर C 2 है तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2 2 4 1 5, यानी इस वैल्यू का दोगुना करके 1 जोड़ देना। वो सभी R के मान होंगे, वो एल्किल मूलक कहे जाएंगे। ठीक है, 3 3 6 1 7, ये देखिए प्रोपिल हो गया। 4 4 8 1 9, ब्यूटिल इसका नाम होता है। 5 5 10 1 11, पेंटिल। और 6 6 12 1 13। ठीक, इसी प्रकार 10 तक हैं, लेकिन आप लोग 6 तक तैयार कर लोगे तो काफ़ी है। क्रियात्मक समूह यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे यक्स, हैलाइड, हैलोजन, ये हैलोजन वर्ग का ये सभी हैं। Cl Br IF ये सभी हैलोजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये X की वैल्यू है इतने। और Cn जैसे इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, Cn साइनाइड समूह, Nc आइसोसाइनाइड। यहाँ पे सभी समूह मैंने लिख रखे हैं। तो आप लोगों को केवल एल्किल मूलक, इनके अणुसूत्र और नाम याद कर लीजिए, और क्रियात्मक समूहों के नाम और इनके प्रतीक याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों का सूत्र व नामकरण। तो अभी हम लोगों ने एल्किल मूलक के बारे में बात किया कि एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। एल्किल मूलक कहो या इसे समूह कह सकते हो,
एल्किल मूलक या समूह। तो एल्किल समूह मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए एल्किल समूह, ठीक है। तो देखिए सबके समान, इसके साथ साथ हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जान जाएंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों हाइड्रोकार्बन हैं और ये एल्केन से ही ये बनता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्केन क्या है, ये सभी जिसको हम लोग पैराफिन बोलते हैं, इसी से एल्किल समूह बनता है, ठीक है। तो सबके पहले हम लोग रासायनिक सामान्य सूत्र लिखते हैं, ठीक है। तो सामान्य सूत्र देखिए लिखने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। सब में देखिए हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी हाइड्रोकार्बन ही है। तो हाइड्रोकार्बन में केवल C होता है और H होता है, यानी दो परमाणु होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। यानी कि सूत्र होगा CnH2n। देखिए CnH2n सब में रहेगा, चाहे वो एल्किल हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पेन कॉपी लेकर के बैठिए। CnH2n, इसमें भी CnH2n और इसमें भी CnH2n, ठीक है। तो एल्किल में क्या होता है, एल्किल समूह में CnH2n एक जोड़ दिया जाता है इसमें, एल्केन में दो जोड़ना है आपको, एल्कीन में कुछ नहीं करना है और एल्काइन में दो घटा देना है। यानी सूत्र कह के आ रहा है कि जितना कार्बन होगा, CnH2n का मतलब क्या हुआ कि C के मान का दोगुना कीजिए, यानी C 1 है तो H 2 होगा, C 2 है तो H 4 होगा। इतने का मतलब समझिए, इतने का, सब में इतना है, ठीक है। CnH2n सब में है, अगर एक जोड़ दिया जाए तो एल्किल हो जाएगा, दो जोड़ दिया जाए तो एल्कीन हो जाएगा। यानी C के मान का दोगुना करके एक जोड़ दिया जाए तो एल्किल, दो जोड़ दिया जाए तो एल्केन, केवल दोगुना हुआ हो तो एल्कीन और दो घटाया गया हो तो एल्काइन, ठीक है। तो एल्किल जो है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे कि C1 है, C2, C3, C4, C5, C6, ये n क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या, ठीक। सभी में n जो है कार्बन के परमाणुओं की संख्या है, C7, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए यस तो रहेगा ही सब में, H तो सब में रहेगा ही, समझ में आ रहा है। देखिए ये सूत्र कह रहा है C अगर एक है, एक वैसे लिखते नहीं है, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे एक है तो कह रहा है C के मान का दोगुना करके। देखिए यहाँ पे आप n बराबर 1 रखोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ऐसे आप ऐसे समझ करके लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एक है तो ये सूत्र क्या कह रहा है, CnH2n, यानी Cn है तो H 2n है और फिर उसमें एक जोड़ दो तो उतना H रहेगा। तो C 1 है तो H हो जाएगा, एक का दोगुना कितना होता है, दो, दो में एक जोड़ेंगे 3, यानी CH3 पहला हो गया। यानी C के मान का दोगुना करके एक जोड़ना है, C जितना होगा H उसका दोगुना होगा और एक जुड़ा होगा, वो एल्किल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो C 2 है तो 2 का दोगुना होता है 4, 4 एक जोड़ देना है, दोगुना करके एक जोड़ देना है, तो 2 2 4 1 5 हो गया, 3 3 6 1 7, 4 4 8 1 9, 5 5 10 1 11, 6 6 12 1 13, 7 7 14 1 15। ये सभी क्या बन गए, एल्किल बन गए, है ना। और एल्किल को R से प्रदर्शित करते हैं, ये सभी क्या हैं, एल्किल मूलक हैं, R से दर्शाते हैं। ये सभी क्या हैं, R की वैल्यू हैं, यानी ये सभी क्या हैं, R के मान है ये सभी, ठीक। अभी हम लोग इसका नामकरण भी करेंगे। एल्केन, एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए C1 है, C2 लिखो, C3, C4, C5, C6, इसी तरह आप 10 तक भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग अपने जितना हम लोग के काम के लायक है उतना ही पढ़ेंगे, आगे आप 10 तक भी लिख सकते हो, ठीक। 6 7 तक मैक्सिमम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए HS सब में लिख लीजिए, HH लिख गया। देखिए C के मान का दोगुना करके 2 इस बार जोड़ना है, उस बार एक जोड़ रहे थे, इस बार 2, तो वो एल्केन होगा या पैराफिन होगा, ठीक है। तो C1 है तो 1 का दोगुना होता है 2, C की संख्या कितनी यहाँ पे 1, 1 का दोगुना होता है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 होता है, 2 का दोगुना 4 होगा, 4 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 6, 3 3 6 2 8, 4 4 8 2 10, 5 5 10 2 12, 6 6 12 2 14,
7 7 14 2 16, ये सभी क्या हैं, एल्केन हैं। इसी तरह ये सूत्र कह रहा है खाली C के मान का दोगुना कीजिए, यानी C1 हो, C2 हो, C3 हो, C4 हो, C5 हो, C6 हो, या C7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, है ना। तो H सबके साथ रहेगा, इस सूत्र में है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ये सभी होते हैं। ठीक, तो सब में H हम लोग लिखेंगे। देखिए एल्कीन बनाना, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। तो C1 है तो H होगा 2, C2 है तो H होगा 4, क्योंकि सूत्र कह रहा है C जित N है तो H 2 N होगा। N मतलब कार्बन के परमाणुओं की संख्या। 3 3 3 का दोगुना करके लिख दीजिए 6, सूत्री कह रहा है दोगुना करो, C की वैल्यू का दोगुना करो, उतना H रहेगा। 4 4 8, 4 4 8, 5 5 10, अगर 6 है तो ये होगा 12, ये 7 है तो ये होगा 14, जस्ट दोगुना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में देखिए, एल्काइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। तो देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, देखिए सबके साथ H लिख लेंगे हम लोग। देखिए C1 है, 1 का दोगुना होता है 2, दोगुना तो करना ही है, 2 घटाना है। तो C1 है, 1 का दोगुना 2 होता है, 2 से 2 चला गया, कुछ नहीं, तो ये सूत्र होता ही नहीं है, ये नहीं है आपके बुक में। अब देखिए C2, 2 का दोगुना होता है, 4 से 2 गया 2, यानी दोगुना करके 2 घटाओ, 3 3 6, 6 से 2 गया 4, 4 4 8 से 2 घट गया, कितने बचे 6, 5 5 10 से 2 गया 8, 6 6 12 से 2 गया 10, 7 7 14 से 2 गया 12, ये सभी क्या है, एल्काइन के अंतर्गत आएंगे। ये एल्कीन हो गए, ये एल्केन हो गए, ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं। और देखिए अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि एल्किल समूह, एल्केन, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। देखिए सभी में परमाणु की संख्या भले ही अलग अलग है, लेकिन पूरे में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ये दोनों होते हैं, ये होता है एल्केन संतृप्त होता है, और ये दोनों होते हैं असंतृप्त। ठीक है, ये दोनों होते हैं असंतृप्त, याद रखना, असंतृप्त। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि असंतृप्त कैसे होता है और एल्केन संतृप्त कैसे होता है। अभी के लिए हम लोग याद रखेंगे संतृप्त, ये संतृप्त होते हैं और ये दोनों असंतृप्त। क्यों, क्योंकि इनकी संरचना में एकल बंध पाया जाता है और इनमें डबल और इनमें ट्रिपल। ठीक है, इसलिए जिसमें डबल ट्रिपल बंध पाया जाए वो असंतृप्त होता है, और जिसमें सिंगल बॉन्डिंग हो कार्बन से कार्बन परमाणुओं के बीच में, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो एल्किल समूह बन जाता है। देखिए यहाँ पे CH4 है तो एक ही तो कम है, CH3 है। देखिए यहाँ पे C2H6 तो यहाँ पे एक H कम है, 5 है। ठीक, यानी इनसे एक H कम कर दिया गया तो ये एल्किल समूह बन गया। एल्किल मूलक बोल सकते हो या समूह बोल सकते हो। ठीक है, अब इनका हम लोग नामकरण करेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं। नामकरण में देखिए क्या होगा कि देखिए इनका जो नामकरण होता है वो कार्बन की संख्या के आधार पर होता है। देखिए कितने कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कार्बन की संख्या के आधार पर इनका नामकरण होगा, वो मैंने लिख रखा है। एक कार्बन होगा तो मेथ से नाम हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 कार्बन होगा तो एच से लिखेंगे नाम, प्रोप तो 3 होगा तो प्रोप से शुरुआत करेंगे, 4 होगा तो ब्यूट से, 5 कार्बन होंगे तो पेंट से, 6 होगा तो हेक्स से, 7 होता तो हेप्ट से। अगर आप चाहें तो आगे भी बना सकते हैं, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला। ठीक है, तो देखिए एक कार्बन है, हमने लिख लिया मेथ। ठीक, मेथ लिख लिया। ठीक, और इसमें देखिए अनुलग्न क्या है, जो इसमें पाई लगी हो और लास्ट अक्षर वो आपको लिख लेना। तो देखिए ई ल है ना, एल्किल, इल निकल रहा है तो इल ऐसे लिख दीजिए, मेथिल, है ना। सी कितने हैं, 2, 2 पे क्या आता है आपको ये याद कर लेना, एक कार्बन पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, कार्बन 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो आक्ट, 9 हो तो नान, 10 हो तो डेक। तो देखिए मेथिल हो गया, C2, ये C2 पे होता है एथ तो एथिल हो गया। ठीक है, ये होता है प्रोप, 3 पे होगा प्रोप, प्रोप तो ये हो गया प्रोपिल, एल्किल से रिलेटेड है तो इल इल सब में जोड़ देना। ठीक है, प्रोपिल। 4 पे क्या होता है ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल, इल जोड़ देना है, सब में इल, कार्बन की संख्या गिनो, इल जोड़ दो। ठीक है, तो कार्बन C4 पे होता है ब्यूट,
तो इल जोड़ो तो ब्यूटिल हो जाएगा। और C5 है तो 5 पे होता है पेंट, तो पेंटिल हो जाएगा इसका नाम। और ये है 6 पे हेक्स होता है तो हेक्सिल हो जाएगा। और 7 पे क्या हो जाएगा, हेप्ट होता है तो हेप्टिल हो जाएगा, हेप्टिल। ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए कार्बन 1 है तो मेथ लिखिए। और पाई कौन सी लगी है, देखिए एन, एल्केन, एन निकल रहा है, अनुलग्न क्या करना है, पीछे क्या जोड़ना, क्या है, एन। तो मेथेन, ये CH4 को इसीलिए मेथेन कहते हैं। C2, C2 पे क्या आता है, एथ, एथ हो गया, एन जोड़ दो, एथीन हो गया। ठीक है। 3 पे क्या होता है, प्रोप, प्रोप में एन, यानी सब में कार्बन गिन करके एन एन सब में जोड़ देना है, एल्केन वाले में। ठीक। अब देखिए ये हो गया प्रोप पेन। 4 पे होता है ब्यूट, तो हो गया ब्यूटेन। ठीक है। 5 पे होता है पेंट तो हो गया पेंटेन। 6 पे होता है हेक्स तो हो गया हेक्सेन। 7 पे होता है हेप्ट तो हेप्टेन। राइट, इतना समझ में आया, आगे बढ़ो। देखिए एक कार्बन है मेथ लिखा, इन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मेथीन। ठीक है। ये हो जाएगा एथीन। C2 पे एथ होता है इन, देखिए जो पाई लगी है इस पे मात्रा वो और लास्ट अक्षर लिखना होता है। ठीक है। 3 पे क्या है, प्रोप, 3 कार्बन पे क्या नाम लिया जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन। जो पाई लगी हो वही लगाया कीजिए। ठीक है। ये नहीं कि ब्यूटीन इधर को पाई लगा दें, है ना। 5 पे पेंटीन, 6 पे हेक्सीन, 7 पे हेप्टीन। ठीक है। इसका देखिए एक है, फिलहाल ये होता नहीं फिर भी हम लोग लिख देंगे। एक सी है मेथ, और इसमें क्या है लास्ट में आइन। ठीक है। तो हो गया मेथाइन। ये हो गया एथाइन, वैसे आपको ये मिलेगा नहीं, एथाइन। 3 पे होता है प्रोप तो हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। 4 पे ब्यूटाइन। 5 पे होता है पेंट तो हो गया पेंटाइन। ये हो गया हेक्साइन। और 7 पे होता है हेप्ट तो हेप्टाइन। ठीक है। देखिए इसका जो नाम होता है उसको एथीन को हम लोग, एल्कीन से रिलेटेड है ये, इसको एथीन को हम लोग एथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिलीन। और इसको C2H4 को एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एसिटिलीन से बना हुआ है। इसका अलग से भी नाम होते हैं, वो अगले वीडियो में बताएंगे, फिलहाल आप लोगों को ये तैयार करना है। ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब एलिफैटिक कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो 2 भागों से मिलकर बने हुए हैं, एल्किल मूलक या समूह बोल सकते हो, एल्किल समूह या एल्किल मूलक, और क्रियात्मक समूह से मिलकर के यौगिक बने हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी क्रियात्मक समूहों को लिख रखा है। ठीक है। और एल्किल मूलक किसे कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा एल्किल मूलक। एल्किल मूलक या समूह का प्रतीक क्या होता है, आर। ठीक, आर होता है। अगर हम लोग इसमें सभी में देखिए, इसमें सभी एकल, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये एकल बंद है, सिंगल बॉन्ड है, ये एकल बंद है। अगर सब में हम लोग आर जोड़ देंगे तो ये यौगिक बन जाएंगे। और एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र क्या होता है, चलिए पहले आर जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे आर जोड़ दिया, RX हो गया, यौगिक बन गया, RX, RX, आर, इसमें भी 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 आर, सब में मैंने आर क्या किया, जोड़ दिया। ये सभी क्या बन गए, अब यौगिक बन गए। देखिए जिसमें एक बंद है उसमें एक आर, जिसमें डबल बंद है उसमें 2 आर। ठीक है। एक यहाँ और एक यहाँ, देखिए 2 2 आर जोड़ दिया। और देखिए मैंने
ओ को, ईथर को और कीटोन को 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग आर का, देखिए अब आर की वैल्यू होते हैं, देखिए एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, यानी सी के मान का दोगुना करके 1 जोड़ दिया जाए तो वो सभी वैल्यू आर की वैल्यू होती है। जैसे कि सी 1 है तो एच होगा, 1 का दोगुना होता है 2, 2 में 1 जोड़ा 3, यानी सी एन है तो एच 2n, यानी दोगुना करके 1 जोड़ना है। सी 2 है तो एच होगा 2 2 4 1 5। सी 3 है तो एच होगा 3 3 6 1 7। सी 4 है तो एच होगा 4 4 8 1 9। सी 5 है तो एच होगा 5 5 10 1 11। सी 6 है तो एच होगा 6 6 12 1 13। सी 7 है तो एच होगा 7 7 14 1 15। अभी मैंने इनके नाम भी बताया आप लोगों को कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनमें जैसे 2 बंध वालों में अलग अलग मान भी तो जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आर तो यहाँ पे कोई दूसरा आर, यानी कि हम आर डैश मान लें उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3 रखी है तो यहाँ पे C2H5 रखना है। यहाँ पे देखिए आर और यहाँ आर डैश। तो ये हो गया, जैसे ईथर है ये सममित ईथर इसीलिए कहलाता है, जिसमें आर के मान समान हो वो सममित ईथर है। और ये सममित कीटोन हो गए जिसमें आर की वैल्यू सेम हो, आर आर सेम हो, यानी जो मान यहाँ आर का रखो ये सभी आर के मान है, ये सभी क्या है, ये सभी आर के मान है। अगर जो मान आर का मान अगर यहाँ CH3 रख दिया जाए, देखिए यौगिक बनाना बहुत आसान है। देखिए एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह, एल्किल मूलक ये है आर और क्रियात्मक समूह है एक्स हैलोजन समूह, ठीक है। और देखिए ये क्लोराइड समूह है ना, क्लोरो समूह, आर एल्किल मूलक है और Cl क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह मिल करके क्या बनाएंगे, यौगिक। ये क्या बने हुए, यौगिक। अब हम लोग चाहे तो यहाँ पे R का मान बदल सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं R की जगह पे, C3H7, ठीक। तो इस तरीके से सभी आप मान रख के आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, तो आप लोगों को इनके नाम जरूर याद करना है इनके, ठीक है। तो इनके मान जरूर याद करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा CH3 और Cl है ही है। आप लोग चाहो तो ये बंध लगाओ और ना चाहो तो ना लगाओ, तब भी सही है, ऐसे भी है ना। तो CH3Cl क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। देखिए ये एल्किल मूलक है और ये क्या है, क्रियात्मक समूह। कोई भी, जैसे इसमें हम लोग मान रख लेते हैं, क्या होगा CH3 और Cn, R का मान ये रखो तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। R की जगह पे अगर हम लोग ये वाला मान रखते तो C2H5Cn, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे, ठीक। ये हो गया एथिल साइनाइड। इसमें देखिए किसमें भी रख लो, इसमें देखिए R का मान CH3 और COOH ही है। देखो सूत्र बनना चालू हो गया। ऐसे ही बनाना है, मतलब आप लोगों को खाली इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अरे 14 आप लोगों को क्रियात्मक समूह याद कर लेना है और R के मान 6 तक याद कर लीजिए। सभी सूत्र आप बनाने लगोगे। अब आइए इसके नामकरण कैसे करते हैं वो आगे जानते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह से मिलकर बने होते हैं। अब आप लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखोगे। देखिए कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके नामकरण 2 तरीके से होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक कार्बन की संख्या के आधार पर। ध्यान दीजिए, एक डायरेक्ट और एक कार्बन की संख्या के आधार पर। वो कैसे, देखिए नीचे से ये 1 2 3 4 5 ये 5 समूह को छोड़ करके ये जितने समूह पर लिखे हुए हैं इनके आप नाम IPSC लिखिए या सिंपल नेम लिखिए, दोनों आप डायरेक्टली बता सकते हैं। और इन 5 समूहों के नाम अगर लिए जाएंगे तो इनमें IPSC नाम के लिए आपको कार्बन की संख्या गिनना पड़ेगा, ठीक है। उसके आधार पर इनका नामकरण किया जाएगा। अब आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी आपसे नाम नहीं गलत होंगे। देखिए R का ये जो मान है इसको साधारण नाम में CH3 को मेथिल कहते हैं और IPSC में मेथेन कहते हैं, क्योंकि मेथेन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से ही मेथिल बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन दे रखी है कि अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो किसमें, एल्किल मूलक में, क्रियात्मक समूह कौन वाले, ये वाले, देखिए मैंने नीचे लिख रखा है। तो इनके नाम आप
ये वाले अगर जुड़े हैं तो इन्हें आप मेथेन कह सकते हो, एथेन, प्रोपेन, यानी इनमें जैसे एक्स सब में जुड़ा हो, Cl आप सब में जोड़ सकते हो। तो सिंपल भाषा में CH3 को मेथिल और IPSC मेथेन कब कहोगे IPSC में, जब ये समूह जुड़े हों, इतने केवल X Cl Br IF CN NC NO2 NH2 और SO3H, यानी इतने में अगर ये समूह जुड़े होंगे तो आप लोगों को IPSC में ये आप लोगों को केवल सिखाने के लिए है, ठीक। और बाकी ये इसके नाम होते हैं आप लोगों के सिखाने के लिए, केवल ये मैंने लिख रखा है। देखिए इतने समूह अगर जुड़े मिल जाए इन किसी भी आर के मान में, तो आप लोग IPSC में इसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसको ब्यूटेन कहिए, C5H11 को पेंटेन कहिए, ठीक है, इनको ये नाम लेना है, ठीक है। अब देखिए, और इनमें जो ये इतने समूह हैं, ये ईथर से लेकर के इतने, ये इतने, इसमें आप लोगों को कार्बन की संख्या गिन करके तब नामकरण करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से कुछ सूत्र बना रखा है। ये देखिए साधारण नाम और IPSC नाम। तो यौगिकों के दो नेम होते हैं, साधारण नाम और IPSC नेम। जैसे हम लोगों के एक घरेलू नेम होते हैं और एक स्कूल वाला नाम होता है, ठीक वैसे ही कार्बनिक यौगिकों के भी नाम दो तरीके से लिए जाते हैं, एक सिंपल और एक IPSC। कुछ यौगिकों के नाम व्यापारिक नाम भी लिए जाते हैं। जैसे देखिए RX है, तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आप साधारण नाम लिखिए, तो साधारण नाम में आप लोगों को मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि साधारण नाम में आपको सीधा लिखना है। अब सीधा का मतलब क्या है, जैसे कि R को कहते हैं एल्किल, X को कहते हैं हैलाइड, तो आप एल्किल हैलाइड सीधा लिख दीजिए ऐसे, एल्किल हैलाइड, ठीक। IPSC में उल्टा, ठीक, X को IPSC में क्या कहते हैं, हेलो, और CH3 को क्या बोलते हैं या R को क्या बोलते हैं, एल्केन, तो हेलो एल्केन हो जाएगा। ये देखिए IPSC नेम, जैसे इससे समझिए CH3Cl मेथिल क्लोराइड, सीधा लिख देना है, CH3 को मेथिल कहते हैं सिंपल में, यानी कि सिंपल नेम के साथ देखिए यौगिक बना होगा दो ही चीज से, एक एल्किल मूलक से और एक क्रियात्मक समूह से, ठीक है। तो साधारण नाम के साथ साधारण नाम लीजिए और IPSC के साथ IPSC नाम लीजिए, ठीक। साधारण नेम सीधा लिखना है और IPSC नाम उल्टा लिखना भी है, उल्टा बोलना भी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl, CH3 मेथिल, साधारण शब्दों में CH3 को मेथिल कहते हैं, Cl को क्लोराइड। IPSC में क्लोरो मेथेन, CH3 को क्या बोलेंगे, मेथेन। जब ये समूह जुड़े होंगे इतने केवल X Cl Br IF NC, ये इतने अगर ये जुड़े होंगे तो आप लोग डायरेक्टली उल्टा बोल दीजिए, यानी क्लोरोमेथेन। ये देखिए ब्रोमोमेथेन, CH3 को क्या कहते हैं IPSC, मेथेन। जब ये समूह जुड़े हों तो, यानी ये वाले 5 समूह को छोड़ करके अगर कोई भी ये समूह जुड़ा हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, आपको कार्बन काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये देखिए मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, NC को कहते हैं साधारण शब्दों में आइसोसाइनाइड। ये देखिए ये सभी, देखिए ये मैंने सिंपल नेम लिख रखा हूँ, ठीक है। ये क्रियात्मक समूहों के साधारण नाम है और ये IPSC नेम है। ये एल्किल मूलक की ये साधारण नाम है, ये साधारण नाम और ये IPSC नाम। जब इनमें केवल इतने समूहों में आपको अप्लाई करना है, साधारण नाम सीधा और IPSC नाम उल्टा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण सिंपल नेम सीधा लिखना है, IPSC नेम उल्टा। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3Cl, ठीक। अगर हमको IPSC इसका नाम साधारण नाम बोलना है तो क्या लिखेंगे, CH3 को क्या कहते हैं साधारण में, मेथिल, मेथिल, और Cl को साधारण शब्दों में क्या कहते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक। तो मेथिल क्लोराइड हो गया। मैंने किस तरह लिखा, सीधा। अब देखिए मैं उल्टा लिखने जा रहा हूँ, Cl को IPSC में, अब ये तो हो गया साधारण नाम, ये कैसा नाम हो गया, साधारण नाम हो गया, ठीक है। अब मैं इसका IPSC नाम लिखने जा रहा हूँ, तो IPSC उल्टा देखिए इधर से पढ़ेंगे, Cl को IPSC में क्या कहते हैं, क्लोरो, तो लिखेंगे हम लोग क्लोरो। CH3 को IPSC में क्या कहते हैं, मेथेन। कब, जब समूह जुड़ा हो। देखिए समूह जुड़ा ही है, कौन से समूह, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये देखिए ये वाले समूह अगर इतने जुड़े होंगे, ये ऊपर वाले इतने,
तो इनमें आप डायरेक्ट बता सकते हैं, मतलब सिंपल के साथ सिंपल नेम ले लीजिए और आईपीएससी के साथ आईपीएससी नेम ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो Cl हो गया क्लोरो और CH3 हो गया मेथेन। देखिए CH3 को आईपीएससी में क्या बोलेंगे, मेथेन। यहाँ हो गया क्लोरो मेथेन, मेथेन। ये हो गया IUPAC नेम, सॉरी IUPAC नाम, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं एक और लिखता हूं CH3NO2, ये क्या है, मेथिल। NO2 को साधारण में क्या कहते हैं, नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट। सिंपल मतलब सीधा मैंने लिखा है, CH3 को मेथिल कहते हैं, इसको नाइट्राइट कहते हैं। आईपीएससी में उल्टा लिखिए, नाइट्रो CH3 को क्या बोलेंगे, मेथेन, यानी कि आईपीएससी हो जाएगा नाइट्रो मेथेन, राइट। यानी कि ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। और जैसे कुछ भी, जैसे मैं कह दूं भैया लिख के दिखाओ हमें एथिल ब्रोमाइड, मैं कहूँ एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल क्या होता है आप लोग इसे याद करना, आर के मान को याद कर लो। CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, इसको ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेक्सिल हेप्टिल तक याद कर लो, ठीक है। और इन्हें आईपीएससी ये नेम तब लिखना है जब ये समूह इतने जुड़े हो, यहाँ तक सल्फोनिक अम्ल तक, ठीक। और बाकी इनके साथ इनको आप वैसे नहीं लिखना है, इनके नाम चेंज होंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बता रहा हूँ। तो जैसे मैं कह दूँ साइनो मेथेन लिखिए, तो देखिए साइनो तो उल्टा लिखिए, साइनो कैसा नेम है, आईपीएससी नेम है। ये देखिए साइनो आईपीएससी नेम है, साइनो मतलब उल्टा लिखना है CN, और मेथेन तो CH3। देखिए मैंने उल्टा लिखा भी इसको। अगर सिंपल पूछेगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल साइनाइड, तो लिखेंगे CH3 मेथिल CN साइनाइड। मतलब कि आप लोग केवल इतना ही याद करना है, आप लोग लिख लोगे। जैसे कि मैं कहूँ एथिल आयोडाइड लिखो, तो एथिल हो गया C2H5 एथिल और I आयोडाइड, ठीक है। तो मैंने सिंपल लिखा ना, सिंपल मैंने सीधा लिखा, पहले मैंने एथिल लिख लिया फिर आयोडाइड लिख दिया। आईपीएससी में अगर कोई बोले आयोडो एथेन लिखो, तो आयोडो हो गया, पहले हम लोग लिखेंगे आई, आयोडो हो गया, ठीक। आई को क्या कहते हैं आईपीएससी में, आयोडो, और एथेन को C2H5, ठीक है। यानी कि कहने का सेंस है कि जैसे इंग्लिश में सिंगुलर के साथ सिंगुलर नहीं लगाते हैं क्रिया, वैसे ही इसमें सिंपल के साथ सिंपल नेम और आईपीएससी के साथ आईपीएससी नेम, ठीक। आर और यानी एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह से ही मिलकर सूत्र बनेंगे, तो हम लोग सिंपल के साथ सिंपल नेम लिख देंगे, ठीक। सूत्र तो वही होगा, खाली नाम चेंज होंगे, सूत्र वही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सूत्र वही है, नाम चेंज है, दो साधारण नाम अलग स्टाइल से लिखे हुए हैं, आईपीएससी अलग स्टाइल से लिखे हुए हैं। तो साधारण नाम आपको सीधा लिखना है और आईपीएससी नाम आपको उल्टा लिखना है। जैसे कि ये देखिए CH3Cl मेथिल क्लोराइड, और आईपीएससी इधर से पढ़िए क्लोरोमेथेन, CH3 को क्या बोलेंगे, मेथेन। जैसे किसी को भी देखिए ये क्या है, मेथिल NH2 को एमीन, सिंपल में CH3 को मेथिल कहते हैं, NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन। तो सिंपल के साथ सिंपल नेम, आईपीएससी के साथ आईपीएससी नेम, लेकिन आईपीएससी नेम उल्टा लिखना है। एमिनो पहले मानी समूह पहले बोलिए, तब एल्किल मूलक को बोलिए आईपीएससी नेम में, और सिंपल में पहले आर तब क्रियात्मक समूह। बात समझ में आई, इतना करना है। यानी सिंपल के साथ सिंपल नेम, ये देखिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले ही बना रखा है। अगर आप कोई आपसे पूछे तब भी आप लिखा, जैसे कोई पूछे कि आप लोग लिखिए एमिनो मेथेन, तो लिखो एमिनो, देखो कहने में ही आईपीएससी नेम लग रहा है, एमिनो यानी कि NH2 एमिनो हो गया, और मेथेन CH3। कोई कह दे एमिनो एथेन लिखो, तो एमिनो NH2 उल्टा लिखो पहले इधर से, ठीक। ऐसे लिखना होता है आईपीएससी में, उल्टा लिखिए। देखिए NH2 एमिनो हो गया, एथेन C2H5, है ना आसान। ये ट्रिक आप लोगों को सिखाने के लिए है केवल, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि लिखो ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्रोमो किसे कहते हैं, आईपीएससी नेम है, ब्रोमो Br होता है, ठीक। Br पहले लिख लिया, अब इधर उल्टा इधर लिखना है, इस साइड को लिखते चलना है, ठीक है। अब ब्यूटेन किसे कहते हैं, ब्यूटिल को,
ये देखो आईपीएससी में ब्यूटेन कहते हैं इसको, है ना। जब जब ये क्रियात्मक समूह जुड़े हों तब, तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H9, C4H9। वैसे ये ब्यूटेन का सूत्र नहीं है, ब्यूटिल ही है, क्योंकि ब्यूटेन से ही एक एच कम करने से ये बना हुआ है, इसलिए हम लोग आईपीएससी में इसे ब्यूटेन बोलेंगे जब ये समूह जुड़े हों यहाँ तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि ये देखिए प्रोपिल वाला, जैसे देखो प्रोपिल क्लोराइड C3H7 किसको कहते हैं? प्रोपिल को। Cl क्या है? क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। आईपीएससी में उल्टा क्लोरो प्रोपेन, ठीक। प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल आयोडाइड। सिंपल में सीधा बोल दीजिए। देखिए प्रोपिल C3H7 क्या होता है? सिंपल में प्रोपिल, आई क्या होता है? आयोडाइड होता है। प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल फ्लोराइड, प्रोपिल साइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड, प्रोपिल एमीन, प्रोपिल नाइट्राइड, प्रोपिल सल्फोनिक अम्ल। ऐसे आईपीएससी में क्लोरोप्रोपेन C3H7 को प्रोपिल को प्रोपेन कहना है, ठीक है। आईपीएससी उल्टा लिखना है इधर से। देखिए Cl क्लोरो पहले बोला जा रहा है, क्लोरोप्रोपेन। जैसे आपको कोई कह देगा इसका सूत्र लिख के दिखाओ, क्लोरोप्रोपेन का सूत्र, तो उल्टा लिखिए Cl क्लोरो हो गया, प्रोपेन C3H7, तो लो भैया हो गया। कोई तुमसे पूछे कि भैया हमको बताओ आप साइनोप्रोपेन का सूत्र, तो साइनो आईपीएससी नाम है, उल्टा लिखा जाएगा Cn, साइनो पहले लिख लो और इधर लिखना है ना, बाई साइड में। प्रोपेन क्या होता है? C3H7, कह दो लो भैया लिख गया, देखो है ना वही, ठीक है। यानी सिंपल सीधा। कोई पूछे प्रोपिल साइनाइड तो कह दो भैया पहले लो C3H7 प्रोपिल हो गया, साइनाइड Cn हो गया। यानी सिंपल सीधा आईपीएससी उल्टा लिखना है, बात समझ गए। जैसे कि मैं कह दूं एमिनो प्रोपेन लिखो, तो एमिनो आईपीएससी नेम है, NH2 होता है एमिनो, और प्रोपेन C3H7, आईपीएससी उल्टा मैंने लिखा। और कोई कहे कि प्रोपिल एमीन लिखो, तो सीधा लिखूंगा C3H7 पहले लिखूंगा प्रोपिल और NH2 एमीन। यानी हर हाल में सूत्र वही रहेगा, केवल नाम में चेंजिंग आएगी। सिंपल में आपको सीधा नाम लेना है, आईपीएससी में उल्टा नाम लेना है। और R यानी एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह से ही सारे सूत्र बने होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि सिंपल नेम में हम लोग को सीधा लिखना है, ठीक, और आईपीएससी में उल्टा लिखना है, राइट। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि देखिए C2H5 क्या होता है? एथिल। Cl क्या होता है? क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ठीक। आईपीएससी में क्लोरो एथेन, C2H5 को क्या बोलेंगे? एथेन। C2H5 Br यानी कि एथिल, सीधा बोलिए एथिल ब्रोमाइड, आगे से इधर आगे बढ़ना है। सिंपल में सीधा, आईपीएससी में उल्टा बोलना है, ठीक है, उल्टा लिखना भी है। जैसे कोई कहते हैं ब्रोमो एथेन लिखो, तो Br पहले लिखो और एथेन बाद में C2H5। कोई कहते हैं कि ब्रोमो एथिल ब्रोमाइड लिखो, कोई कहते हैं एथिल ब्रोमाइड, तो आपको सीधा लिखना है C2H5 एथिल हो गया, Br हो गया ब्रोमाइड। कितना आसान है, यानी सिंपल सीधा, आईपीएससी उल्टा। और सिंपल एल्किल समूह के साथ सिंपल क्रियात्मक समूह के नाम लिखे जाएंगे, आईपीएससी के साथ आईपीएससी वाला नाम लिखो। सिंपल के साथ सिंपल नेम, देखिए सिंपल के साथ सिंपल नेम, ठीक, और आईपीएससी के साथ आईपीएससी नेम, ठीक, आईपीएससी के साथ आईपीएससी नेम। लेकिन आईपीएससी उल्टा लिखा गया है, सिंपल सीधा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 क्रियात्मक समूह हैं, ईथर, एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, अम्ल अम्ल 2 बार लिख गया है, एक बार ही रहेगा, ठीक है। कीटोन, इनको सिंपल में O को ईथर कहा जाता है, डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बंद है। एक एल्कोहल कहा जाएगा OH को, और OH को जब ये एल्किल मूलक के साथ रहता है ना OH, तो इसको एल्कोहल कहते हैं। बाकी धातुओं के साथ रहता है तो OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। याद रहे, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखिए OH अगर धातु के साथ है, जैसे NaOH है, क्या है? NaOH, NaOH है, तो धातु के साथ इसे एल्कोहल नहीं बोलना है, धातु के साथ ये हाइड्रोक्साइड रहेगा, ठीक है, OH। और बाकी एल्किल मूलक यानी R के मान के साथ अगर OH है, किसी भी R के मान बहुत सारे होते हैं, जिसे अभी बताया CH3, C2H5, C3H7, R के मान जितने भी उनके साथ ही एल्कोहल कहा जाएगा। बाकी इसके साथ हाइड्रोक्साइड, धातुओं के साथ हाइड्रोक्साइड OH को कहेंगे, ठीक। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, और CO को कीटोन। सिंपल में आईपीएससी में देखिए इनके जो नामकरण होते हैं
सिंपल नेम भी कुछ डिफरेंस होते हैं और इनके आईपीएससी नेम जो बनते हैं एल्किल मूलक के साथ, उनका जो आईपीएससी नामकरण होता है वो कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे कार्बन आपको गिनना है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कार्बन अगर एक होगा तो मेथ से नाम स्टार्ट होगा और उसमें क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3OH, आपको देखना यह है कि कार्बन कितने हैं, समूह कितना है। इन केवल 5 समूहों में आप लोगों को दिमाग लगाना है आईपीएससी नाम लिखते समय। बाकी आप लोगों को ये तो याद करना पड़ेगा, कुछ नाम इनके याद करने पड़ेंगे। जैसे मेथिल CH3 हो गया, OH अल्कोहल, ये तो चलो सिंपल हो गया। अब इसे आप क्या कहोगे, मेथिल एल्डिहाइड CH3CHO, मेथिल एल्डिहाइड नहीं लिखा होता है, इसका नाम होता है एसीटेल्डिहाइड, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे CH3COOH, मेथिल कार्बोक्सिलिक, COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोई नहीं कहता है कि मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, सब लोग इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है। इसी तरह इनके ये साधारण नाम आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और इनके जो आईपीएससी नेम हैं ये कार्बन की संख्या के आधार पर किए जाएंगे, है ना। नामकरण इनका कार्बन की संख्या के आधार पर होगा। जैसे एक कार्बन होगा तो नाम मेथ से ही स्टार्ट होगा। जिस सूत्र में 2 कार्बन होंगे उसका नाम एथ से लिया जाएगा। जिस सूत्र में 3 कार्बन होंगे उसका नाम प्रोप से, 4 होंगे तो ब्यूट से, 5 हो गए तो पेंट से। जैसे कि एक कार्बन है, मैंने लिखा मेथ, मैंने क्या लिखा, मेथ। और आप लोगों को कार्बन गिनना है इन समूहों में। इसे आपको सिर्फ 5 ही तो समूह याद रखना है, O और OH, CHO, COOH और CO कीटोन, है ना। अब आपको इतना ही तो याद रखना है। इन समूहों में आप लोगों को देखिए, इनमें तो आपको डायरेक्ट कार्बन काउंट करे या ना करे ऐसे ही नाम बता दोगे, सिंपल हो या आईपीएससी हो। खाली सिंपल सीधा याद रखना, सीधा नाम लेना है। एल्किल आर के मान कितने होते हैं, आर के मान अभी बताया कि आर के मान देखो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, C5H11, यानी एल्किल समूह के जितने भी होते हैं वो सभी आर एल्किल होते हैं, यानी एल्किल मूलक कहलाते हैं। जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, 6 6 12 1 13, दुगना करके 1 जोड़ने पर ये सभी आर के मान हैं। ये हम लोग रख सकते हैं सभी के साथ। जैसे आर, अब अगर आप यहाँ पे CH3 लिखना चाहे, इसमें CH3 जोड़ो, कोई भी एक समूह ले लो, सब में जोड़ सकते हो आप। CH3OH लिख सकते हो, C2H5OH लिख सकते हो, C3H7OH लिख सकते हो, सबके साथ OH लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखिए, तो इनका नामकरण होगा, कार्बन गिनो पहले और फिर समूह देखो, और समूह में क्या जोड़ा जाएगा वो देख लो। जैसे देखो C1 है तो मेथ, OH में आईपीएससी में क्या जोड़ा जाता है, एनाल। ये मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से लिख रखा है, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एनॉल जोड़ना है, कार्बन गिन के एनॉल, अगर ये समूह लगे मिल जाएं तो आपको कार्बन गिन करके और समूह कौन सा है उसका आईपीएससी में अनुलग्न क्या करना है वो जोड़ देना है। जैसे देखो C1 है मेथ हो गया, OH है एनॉल यानी मेथेनॉल, पाई आपको लगाना है, केवल मात्रा लगानी है, एनॉल नहीं लिखना है। देखिए मेथेनॉल यानी एनॉल, पाई जोड़ दिया, ये मात्रा। C इसमें कितने हैं, 2, C2 पहले मैंने कार्बन गिन लिया तो क्या नाम हो गया, C2 पे क्या होता है, एथ, मैंने लिखा एथ, लिख लिया। अब समूह कौन सा है, CHO। CHO में देखिए क्या जोड़ा जाता है, एनल, तो ए नल यानी कि एथेनल, राइट। इसमें देखो C कितने हैं, 1 1 2, 2C पे क्या आता है, एथ, मैंने लिखा एथ। अब COOH में क्या जोड़ा जाता है, एनोइक अम्ल। समूह देखना है, यानी कार्बन गिनना है, समूह देखना है, ठीक है। तो एनोइक अम्ल, एनोइक अम्ल, राइट। अब देखिए, हाँ ईथर वाले में आपको ध्यान देना है, सिर्फ एक तरफ से आप लोगों को कार्बन काउंट करना है, ठीक है। एक कितना है, ये मेथ है, ओ क्या कहते हैं, ऑक्सी कहते हैं, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी, और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथेन। केवल आईपीएससी वाला थोड़ा डिफरेंस है, ये ईथर वाला, है ना, मेथॉक्सी। और CH3 को क्या कहते हैं, आईपीएससी उल्टा नाम लेते हैं ना, मेथॉक्सी मेथेन। और सिंपल में तो आप जान ही गए। और देखिए CH3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 बार में डाई मेथिल ईथर, राइट। अब देखिए जैसे ये देखो C कितने, 1 2 3, 3C पे क्या होगा, प्रोप, प्रोप मैंने लिख लिया, प्रोप। और इसमें कौन सा समूह है, CO, कीटोन समूह है। देखिए CO चाहे संरचना रूप में देखो, संरचना सूत्र
बंध कब लगता है? संरचना सूत्र में। अणु सूत्र में बंध लगाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी सूत्र लिखो, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा CH3Br लिख सकते हो, CH3 बंध लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि अणु सूत्र में बंध लगाने की क्या जरूरत, संरचना सूत्र में बंध लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रोप हो गया, 3 C हैं तो प्रोप हो गया। अब CO समूह देखिए कौन सा है, कीटोन। IPSC में इसे क्या जोड़ेंगे? एनोन। तो प्रोप में एनोन तो प्रोपेनोन। देखो प्रोपेनोन या इसको एनोन को एनान भी आप लिख सकते हो, एनॉन। तो कहीं कहीं आप लोगों को इसको लिखा मिल जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ऐसे ये भी नाम हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए C कितने इस सूत्र में? 2। C2 पे क्या आता है? एथ, एथ से नाम लिया जाएगा। ये आपको ये केवल याद रखना है कितने कार्बन है तो क्या नाम स्टार्ट होगा। ठीक है, किस एस से शुरू करेंगे कि प्रोप से कि ब्यूट से, कार्बन निर्धारित करेगा। ठीक है, तो C2 है एथ। एथ OH को क्या कहते हैं? OH को IPSC में एनॉल जोड़ते हैं, तो एनॉल, एथेनॉल हो गया। ठीक, जैसे ये देखो 2 1 3 C है, पूरे कार्बन काउंट कर लीजिएगा। C3 पे क्या होता है? प्रोप, तो प्रोप मैंने लिखा। और CHO में क्या कहते हैं? एनल, CHO में एनल जोड़ते हैं, तो एनल, प्रोपेनल या, ठीक है, प्रोपेनल। C2 1 3 हो गए, प्रोप आएगा, प्रोप। अब COOH समूह जुड़ा हुआ है, समूह का भी कार्बन काउंट कर लेना है। ठीक है, इन समूहों में कार्बन समूह वाला भी गिना जाएगा। ठीक है, तो C3 हो गया, प्रोप होगा। अब COOH में क्या जोड़ा जाता है? एनोइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक, एनोइक अम्ल। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल। जैसे ये देखिए ईथर वाले मैंने अभी बोला, एक तरफ से खाली काउंट करो। C2 है तो एथ होगा, O ऑक्सी तो हो गया एथाक्सी, एथाक्सी। और C2H5 को IPSC में क्या बोलते हैं? अभी बताया, एथेन। जब समूह जुड़ा हो ऐसे नहीं बोलते एथेन, एथेन का सूत्र होता है C2H6। ठीक है, ये देखिए C2 1 3 2 5, 5 C हो गए, 5 क्या आता है? पेंट, तो नाम पेंट से लिया जाएगा। अब समूह देखिए क्या है? CO, CO में क्या होता है? एनोन या एनॉन जोड़ा जाता है, तो पेंटेनॉन, नॉन या नॉन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोग बहुत सारा सूत्र बना सकते हो, जितने मैंने आर के मान बताए सभी समूहों में जोड़ जोड़ करके आप सिंपल नेम, IPSC नेम। देखिए इनमें आप लोगों को कार्बन काउंट करके इन 5 समूहों में कार्बन की संख्या के आधार पर IPSC नाम लिखा जाएगा, इनके सिंपल नेम डिफरेंस होंगे। बाकी जो इतने समूह हैं इनमें आपको बहुत ही आसान है, सिंपल के साथ सिंपल नेम लिख दीजिए। आपको अभी मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ देर पहले बताया अभी। ठीक है, तो सिंपल के साथ सिंपल नेम, IPSC के साथ IPSC नेम, बहुत ही आसान है। आइए कुछ अलग से और भी बातें जान लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं, जैसे 1 मोनो लिखा हुआ है, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्ट। ये सब मैंने क्यों लिखा है? 9 पे नॉन होता है, 10 पे डेक होता है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने क्यों लिख रखा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे C क्या होता है? C जो तत्व है इसका नाम क्या होगा? कार्बन होगा, ये कार्बन। N क्या होता है? नाइट्रोजन, सबको पता है नाइट्रोजन, ये तो याद ही होगा, नाइट्रोजन। और S क्या है? सल्फर। ठीक है, तो जैसे इसी प्रकार और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। तो देखिए जैसे कि जब किसी की भी तत्व की अगर से, और वो क्या है? ऑक्सीजन, वो को क्या कहते हैं अगर तत्व के रूप में देखें तो? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। आप परमाणु भी बोल सकते हो, ऑक्सीजन का परमाणु। जैसे कि ये कार्बन है, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने C लिखा, O लिखा, CO2 लिखा। ठीक, ये समझाने के पर्पज से है, कुछ इसमें सूत्र गलत भी हो सकते हैं। देखिए CO3, CO4, CO5, ये केवल समझाने के पर्पज से है। देखिए इनका नाम क्या होगा? इसी तरह आप 6 7 8 लिख सकते हो। देखिए ये तो कार्बन है ही है, ये क्या है? कार्बन है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1, और 1 पे क्या होता है? मोनो। O
ऑक्सीजन होता है, इसे हम लोग जब यौगिक के रूप में सूत्र बनाते हैं तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। ठीक, जब इसे हम किसी धातु या अधातु के साथ लिखेंगे ऑक्सीजन को तो ऑक्साइड कहते हैं। तो कार्बन ये कौन सा ऑक्साइड है? एक है, एक है ऑक्सीजन, तो एक पे क्या होता है? मोनो, मोनो ऑक्साइड है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ये देखो सी कार्बन है और ऑक्सीजन कौन सा है? दो, दो पे क्या होता है? डाई। दो को क्या कहते हैं? अगर किसी का होल लगाओ दो तो उसको कहते हैं डाई। और ओ क्या है? ऑक्साइड, यानी ओ कौन सा है? डाई ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, देखो ये कार्बन ट्राईऑक्साइड, कार्बन टेट्राऑक्साइड, ये कार्बन है पेंटाऑक्साइड। जबकि ये देखो ये सूत्र नहीं मिलते हैं देखने के लिए, इसीलिए मैंने बोला कि ये देखो ये दोनों राइट हैं, बाकी ये मिलते ही नहीं है, ये तो कार्बोनेट हो गया जैसे। अब देखिए जैसे एन, एनओ, NO2 और NO3। ठीक, ये देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भाई ये तो नाइट्रोजन है ही है, ओ क्या है? ऑक्साइड है, लेकिन कौन सा? दो है, दो पे क्या आएगा? डाइऑक्साइड। NO3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसी प्रकार SO सल्फर, ओ एक है मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर दो है, ये देखो सल्फर हो गया यस, और ओ कितना है? दो वाला है, तो दो पे क्या कहता है? होल लगा हुआ है दो इसका, तो यानी घात नीचे को लगी हुई है पावर, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यानी ऑक्साइड कौन सा है? डाई वाला, दो पे क्या कहते हैं? डाई। SO3 तो देखिए सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ठीक, वो तीन पे ट्राई, तीन पे क्या होता है? ट्राई। SO4 सल्फर टेट्राऑक्साइड। इसी प्रकार जैसे मैं कह दूं C और Cl4, सूत्र बताइए। ये तो कार्बन हो गया, Cl क्या हो गया? क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? टेट्रा क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, राइट। अब समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी मैं लिख दूं कि C2H5 का होल ट्वाइज O, तो ये क्या है? एथिल। कितनी बार? ये क्या है? C2H5 क्या है? एथिल है। कितनी बार लिखा हुआ है? दो बार। डाई एथिल हो गया, ओ ईथर है। इसका नाम क्या होगा भाई? दो पे क्या आता है? डाई, तो डाई एथिल ईथर। ठीक है, जैसे मैं कह दूं PO2 फास्फोरस डाइऑक्साइड, पी फास्फोरस होता है। इसी प्रकार मैं लिख दूं CH3 मेथिल होता है, होल ट्वाइज O, तो डाई मेथिल ईथर। ठीक, तो इसी प्रकार आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया आर के मान ये अलग से था, अभी मैंने आपको आर का मान बताया, मतलब कि एल्किल मूलक बताया, क्रियात्मक समूहों के बारे में बताया, आप लोग एल्किल मूलक बहुत प्रकार से बताए, नामकरण करना, सूत्र कैसे बनता है। तो आप लोग सभी एल्किल मूलक जितने भी होते हैं CH3 C2H5 C3H7 और जो क्रियात्मक समूह है, इनको सबको मिला करके बहुत सारे सूत्र का निर्माण कर सकते हो। आप खुद आप प्रैक्टिस कीजिए बैठ करके, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।